नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है इंटेलिजेंस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं बुद्धि। सबसे पहले बात करते हैं इंटेलिजेंस वर्ड की। जो इंटेलिजेंस वर्ड है वो लैटिन भाषा के इंटेलिजियर या इंटेलिजेटिया वर्ड से लिया गया है, जिसका मीनिंग क्या होता है? टू अंडरस्टैंड। इंटेलिजेंस जो वर्ड है उसका मीनिंग होगा टू अंडरस्टैंड। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं उनमें क्या होता है, जो उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है। वो अच्छे से रीजनिंग लगा पाते हैं चीज़ों को सॉल्व करने में। मतलब हम कह सकते हैं कि उनकी जो तर्क शक्ति है वो अच्छी होती है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, मतलब वो अमूर्त चिंतन की जो योग्यता होती है उनमें वो भी हाई होती है। अडेप्टेशन टू वर्ड एनवायरनमेंट, ये वाली एबिलिटी भी उनमें होती है। और साथ ही में हम कह सकते हैं कि बुद्धि क्या है, व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है। बुद्धि व्यक्ति को क्या करती है, भले और बुरे, सत्य और असत्य, मतलब सच और झूठ, नैतिक और अनैतिक कार्यों में अंतर करने की योग्यता देती है। क्योंकि बुद्धि क्या है, बुद्धि के द्वारा ही तो हम चीज़ों में फ़र्क कर पाते हैं, अच्छे से तर्क लगा पाते हैं। ये सारी इंटेलिजेंस की क्या है, क्वालिटीज़ हैं। अब इंटेलिजेंस पर जो है वातावरण और वंशानुक्रम दोनों का प्रभाव पड़ता है। पहली बार जो है इंटेलिजेंस पर काम किया है उनका नाम है सर फ्रांसिस गैल्टन। मतलब जिन्होंने इंटेलिजेंस पर काम किया सबसे पहले, उनका नाम है सर फ्रांसिस गाल्टन। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसकी मेमोरी अच्छी है, तो हम बोल सकते हैं कि मेमोरी क्या है, एक अच्छा साइन हो सकती है किसका, इंटेलिजेंस का। परंतु जिसकी मेमोरी अच्छी है, ये ज़रूरी थोड़े ना है कि वो इंटेलिजेंट ही होगा या होगी, क्योंकि मेमोरी केवल क्या है, एक साइन है किसका, इंटेलिजेंस का। अब जो गैल्टन है, फ्रांसिस गैल्टन है, इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है हेरिडेटरी जीनियस। इन्होंने हेरिडेटरी जीनियस नामक एक बुक लिखी है। इसमें इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ज़्यादा फोकस किया है हेरिडिटी के ऊपर। इसके बाद हम बात करेंगे इंटेलिजेंस टेस्टिंग की। जो इंटेलिजेंस टेस्टिंग है या जो इंटेलिजेंस टेस्ट है वो फर्स्ट टाइम किसने दिया था, वो दिया लिया था अल्फ्रेड बीने ने। या क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट कौन है, तो वो भी कौन है, अल्फ्रेड बीने हैं। इन्होंने जो है फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट जो है डेवलप किया है, कितने साल के बच्चों के ऊपर किया था, ये 14 इयर्स चिल्ड्रन। और ये कब किया गया था, ये 1905 में डेवलप किया गया था इंटेलिजेंस टेस्ट। इसके बाद हम बात करेंगे मेंटल एज की। जो मेंटल एज का कॉन्सेप्ट है वो भी आपके अल्फ्रेड बीने ने दिया है, कब, 1908 में। जो ये इंटेलिजेंस टेस्ट है इसको रिवाइज किया गया था बहुत बार। जब फर्स्ट टाइम इसको डेवलप किया गया तब 1905 में किया गया था। उसके बाद इसको रिवाइज किया गया 1908 में। फर्दर इसको कई बार जो है रिवाइज किया गया है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, मेंटल इसका कॉन्सेप्ट अल्फ्रेड बिने ने दिया है, लेकिन साइमन भी एक व्यक्ति थे जो उस समय उनके साथ थे, इनके एसोसिएट थे, इनके साथ काम कर रहे थे। अगर ऑप्शन में आपको अल्फ्रेड बिने ना मिले तो आप साइमन को टिक कर सकते हो, क्योंकि उन्होंने भी अल्फ्रेड बिने के साथ मिलकर इस चीज़ पर काम किया था। इसके बाद हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू। अब आपको आईक्यू का पूरा फुल फॉर्म पता होना चाहिए, इंटेलिजेंस कोशिएंट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बुद्धि लब्धि। जो कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू है वो दिया है विलियम स्टर्न ने। कब दिया था, 1912 में, जब इंटेलिजेंस टेस्ट को रिवाइज किया गया था उस टाइम पे कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू आया था विलियम स्टर्न के द्वारा। और एक बात ध्यान में रखिएगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू दिया था विलियम स्टर्न ने, लेकिन जो आईक्यू का फॉर्मूला है वो टर्मर ने दिया था।
जब 1916 में इसको फर्दर रिवाइज किया गया तो लुईस टर्मन एक व्यक्ति हैं जिनके द्वारा क्या है आईक्यू का फॉर्मूला दिया गया। आईक्यू का फॉर्मूला क्या है? मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये जो आपकी मेंटल एज है इसको हम बोलते हैं मानसिक आयु, और जो आपकी क्रोनोलॉजिकल एज है ये होती है आपकी वास्तविक आयु। वास्तविक आयु मतलब जो हमारी प्रेजेंट एज है वो हमारी क्या होती है? वास्तविक आयु होती है। जैसे आप यहाँ पे देखिएगा, आई क्यू इक्वल टू मेंटल एज अप क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाई 100। हिंदी में हम बोल सकते हैं मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु, और मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 100 से। 100 से मल्टीप्लाई करना मत भूलिएगा क्योंकि ये क्या है? इम्पॉर्टेंट है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आप भी अपनी कॉपी पे सॉल्व कीजिएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति है या कोई बच्चा है जिसकी उम्र क्या है? 8 साल है, लेकिन उसका दिमाग क्या है? फंक्शन करता है 12 साल के बच्चे के बराबर। 8 साल का बच्चा है तो ये क्या हो गई? ये हो गई उसकी क्रोनोलॉजिकल एज या वास्तविक आयु। आई होप आप देख पा रहे होंगे। अब हमने बोला कि उसका जो ब्रेन है वो फंक्शन करता है कैसे? 12 साल के बच्चे की तरह। तो जो 12 साल के बच्चे की तरह उसका ब्रेन फंक्शन करेगा वो हो जाएगी उसकी मेंटल एज या मानसिक आयु। हमने आईक्यू का फॉर्मूला पढ़ा, आईक्यू इक्वल टू सी ए मल्टीप्लाई बाई 100। अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करना भूल गए तो आपका जो आईक्यू है वो ठीक नहीं आएगा। तो इसमें क्या है, हमारे पास मेंटल एज दी हुई है कितनी? 12। और जो क्रोनोलॉजिकल एज है या वास्तविक आयु है वो कितनी दी हुई है? 8 ईयर। हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है उसका आई क्यू मल्टीप्लाई बाय 100। अब आप इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। जैसे काट के करें या इधर काट लें या इधर, जैसे 2 से किया तो इधर 4 और इधर कितना आ गया? 6। फर्दर 2 से किया तो ये आ गया, इधर से किया इधर 50। तो आई क्यू कितना आ जाएगा हमारा? 3, और इधर बचा था 50 मल्टीप्लाई 50, ये आ गया आपका 150। तो जो आई क्यू आया वो कितना आया? 150। इसी तरह आप एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं ताकि जो आपको आईक्यू का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। एचपी टेट में जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वैल्यूज़ दी जाती हैं आपको, या तो आईक्यू निकालना होता है या उस बच्चे की मेंटल एज या क्रोनोलॉजिकल एज। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं हम कि एक 16 साल का बच्चा है, वो स्कोर करता है 75 इन एन आईक्यू। अब हमने क्या करना है? हमारे पास दिया है कि बच्चा है एक, वो कितने साल का है? वो 16 साल का है, 16 ईयर्स का है। तो ये उसकी क्रोनोलॉजिकल एज हो जाती है। और वो स्कोर करता है कितना? 75। किस में? एक आईक्यू में, आईक्यू टेस्ट में स्कोर करता है 75। अब हमसे पूछा है कि उसकी जो मेंटल एज है वो कितनी होगी। हमें पता है आईक्यू का फॉर्मूला क्या होता है, आप भी कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। अब ऊपर क्या था? ऊपर हमें निकालना था उसका आईक्यू, और इधर हमारे पास आईक्यू क्या है? ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना है? 75 इक्वल टू मेंटल एज हमारे पास उसकी नहीं दी हुई है, हमारे पास क्रोनोलॉजिकल एज दी है, और मल्टीप्लाई बाय 100। अब आपको पता है ये 100 इधर मल्टीप्लाई में है, जब हम इसको इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा, और ये आ गया हमारे पास मेंटल एज अपॉन 16। अब इसको हम 25 से काटते हैं तो इधर 3 आया, और 25 फोर ज़ा 100। अब हम इसको लिख सकते हैं 3/4 इक्वल टू ma/16। अब जब ये 4 इस साइड जाएगा तो ये क्या होगा? मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? 3 इज इक्वल टू ma/16 मल्टीप्लाई बाई 4। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। अब इसको हम क्या कर सकते हैं? मेंटल एज को हम इस साइड ले आएंगे। मेंटल एज इज इक्वल टू
3 को इस साइड, 3 इंटू 4, तो ये क्या हो जाएगा, मेंटल एज इज इक्वल टू 12। तो उस बच्चे की मेंटल एज क्या आ जाएगी, 12, और उसकी क्रोनोलॉजिकल एज थी 16, आईक्यू था 75। तो ये सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन। इस तरह से कुछ भी वैल्यूज़ देके जो है आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। तो आपको क्या करना है, फॉर्मूले का प्रॉपर यूज़ करके ये निकालना है। इसके बाद हम जानेंगे एनपीसी के बारे में। एनपीसी का मतलब है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। ये क्या है, बहुत सारी जनता पर एक्सपेरिमेंट करके या बहुत सारे आईक्यू को क्या किया, जर्नलाइज्ड वे में फॉर्म करके एक कर्व बनाया गया, या बहुत सारी पॉपुलेशन या एक जनरल पॉपुलेशन के टर्म में कि कौन किस आईक्यू की कैटेगरी में फॉल करेगा। तो इसके लिए क्या है, एक नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व बनाया गया। जैसे आप देख पा रहे होंगे ये कर्व है, और इसमें एक पॉइंट लिया गया ये, जिसको क्या बोला गया, ये एवरेज लोगों के लिए है। ये वेरी करता है आपका 67.4 या 68%। मतलब इसका क्या है, जो मेन कॉन्सेप्ट है, बात है आपको समझना है, वो ये है कि जो मोर देन 50% पीपल जो हैं या पॉपुलेशन जो है, वो एवरेज आईक्यू में आती है। ज़्यादातर लोग जो हैं क्यों, वो क्या है, 92 192 110 आईक्यू की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि जो एवरेज आईक्यू है वो 90 टू 110 के बीच में आता है। इसके बाद हम बात करेंगे रेंजुली। रेंजुली क्या है, एक व्यक्ति हैं। इन्होंने क्या कहा था, रेंजुली व्यक्ति थे जिन्होंने क्रिएटिविटी या जो गिफ्टेडनेस होती है उन बच्चों के बारे में कहा था कि जिनका आईक्यू क्या है, 140 प्लस होगा। 140 प्लस आईक्यू वाले बच्चों में क्या है, तीन चीज़ें कॉमन होंगी। अब वो तीन चीज़ें क्या है, ए सी सी। इसको आप याद रख सकते हैं, एसीसी सीमेंट के बारे में सुना होगा वहीं से। और इसको क्या है, इस तरह से हम इसको डिफाइन करेंगे, इसको थ्री रिंग मॉडल भी बोला जाता है। अब ए से क्या है हमारा, ए से आ जाता है हाई एबिलिटी। जो 140 प्लस आईक्यू वाले बच्चे होते हैं, उनमें जो तीन चीज़ें कॉमन होती हैं, उनमें एक तो आती है कि हाई एबिलिटी होती है उनमें, हाई क्रिएटिविटी होती है, और हाई कॉम्पिटेंस होता है। मतलब जो करना है वो चीज़ उनको करनी है। जिन बच्चों में ये तीनों चीज़ें ज़्यादा होंगी, वो बच्चा कैसा होगा, वो बच्चा गिफ्टेड होगा, क्योंकि ये क्या है, क्वालिटीज़ हैं एक गिफ्टेड बच्चे की। और इसको थ्री रिंग मॉडल भी बोला जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे फ्लाइन इफ़ेक्ट की। ये भी इम्पॉर्टेंट है। फ्लाइन इफ़ेक्ट में क्या होता है कि इसमें जनरल एवरेज इंटेलिजेंस लेवल जो है वो लास्ट की 2 डिकेड में बढ़ी है। मतलब जो एवरेज इंटेलिजेंस लेवल है वो कुछ समय से क्या है, बढ़ रहा है। क्योंकि लोगों को क्या है, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, ज़्यादा रिसोर्सेज़ मिल रहे हैं, तो क्या है, ज़्यादा साधन और अवसर मिलने से लोगों का जो आईक्यू है उसमें बढ़ोतरी हो रही है। क्योंकि लोगों को मौका मिलेगा अच्छे से एक्सप्लोर करने का, चीज़ों को जानने का, तो उससे क्या होगा, उनका जो लेवल है, आईक्यू लेवल है वो बढ़ता है, जो इंटेलिजेंस लेवल है वो बढ़ता है। अब जो आईक्यू का जो एक टेबल है, वहाँ से जो है डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे पूछ लिया जाए कि 0 से 24 के बीच में, जो जिनका 0 टू 24 के बीच में आईक्यू होगा, वो कैसे बच्चे होंगे या इस कैटेगरी में कौन से बच्चे आएँगे, तो आपको पता होना चाहिए कि उनको हम क्या बोलते हैं, इडियट बोलते हैं। और 90 टू 110 ये आईक्यू क्या है, एवरेज लोगों का आईक्यू होता है 90 टू 110 के बीच में। और जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं उनका आईक्यू होता है 140 या प्लस। ये हमने ऊपर भी पढ़ा, कहाँ पे, रेंजुली वाले कॉन्सेप्ट में। क्योंकि रेंजुली एक व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि 140 प्लस आईक्यू का बच्चा जो होता है उसमें तीन चीज़ें होती हैं जो कॉमन होती हैं, जिनको हमने एसीसी से जाना। इसके बाद जो है हम आईक्यू का जो टेबल है उसको अच्छे से जान लेते हैं, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये है हमारा आईक्यू का टेबल। अब यहाँ से मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इस टेबल को आप अच्छे से नोट, अपनी कॉपी पर भी आप इसको बना सकते हैं और अपने दिमाग में भी
इसको बना लीजिए कि कौन से रेंज में कौन-सा बच्चा आता है। तो इधर ये जो दी हुई है ये आईक्यू रेंज है, इधर डिस्क्रिप्टिव लेवल है। यहाँ तक आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये आगे परसेंटेज दी हुई है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। तो जो 0 से 24 रेंज में जो बच्चे आते हैं उनको कहते हैं इडियट। बिलो 70 मतलब 70 से जो कम जिनका आईक्यू होगा उनको कहते हैं इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड बच्चे। और जिनका 70 से 79 के बीच में आईक्यू होता है उनको बोलते हैं बॉर्डर लाइन या डल। और 80 से 89 के बीच में जो बच्चे आते हैं उनका बिलो या लो एवरेज आईक्यू होता है। 90 टू 109 के बीच में आते हैं एवरेज बच्चे। और जिनका आईक्यू 110 से 119 के बीच में होता है उनको एवव एवरेज या हाई एवरेज बोलते हैं। और जिनका आईक्यू 120 से 130 के बीच होता है उनको सुपीरियर बोलते हैं। और एवव 130 वेरी सुपीरियर। और जो 140 प्लस होते हैं उनको बोलते हैं गिफ्टेड बच्चे। तो ये जो आईक्यू रेंज का जो टेबल है इसको आप अपनी नोटबुक में बना लीजिएगा और अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार हम देखा गया है कि जो टैट के एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे डायरेक्ट आपके पास या तो आईक्यू रेंज दी जाएगी कि इस कैटेगरी में कौन से बच्चे आते हैं, या ऐसे पूछ लिया जाएगा कि जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं उनका आईक्यू रेंज क्या होती है। तो आज की इस वीडियो में हम इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ा कि ये एक लैटिन वर्ड इंटेलिजियर से आया है जिसका मीनिंग होता है टू अंडरस्टैंड। इसके बाद हमने पढ़ा कि जो इंटेलिजेंस है इस पर काम किया था सबसे पहले सर फ्रांसिस गाल्टन ने। फिर हमने बात की इंटेलिजेंस टेस्टिंग की और मेंटल एज की, जिसको दिया है अल्फ्रेड बिने ने। फिर उसके बाद बात की कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू की जो विलियम स्टर्न के द्वारा दिया गया है। और आईक्यू का फॉर्मूला दिया गया है लुइस टर्मन के द्वारा। फिर बात की एनपीसी की, फिर रेंजुली की जिन्होंने थ्री रिंग मॉडल दिया है। उसके बाद हमने बात की फ्लाइन इफेक्ट की और लास्ट में हमने जाना आईक्यू टेबल के बारे में। जो ये आपका इंटेलिजेंस टेस्ट है इसको मैंने बताया कि इसको रिवाइज किया गया है बहुत बार। सबसे पहले इसको 1905 में डेवलप किया गया था किसके द्वारा? अल्फ्रेड बिने के द्वारा। और उसके बाद इसको रिवाइज किया गया 1908 में किसके द्वारा? फर्दर अल्फ्रेड बिनेट के द्वारा। और 1908 में इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था मेंटल एज का। उसके बाद इसको रिवाइज किया गया 1912 में। और 1912 में जो आईक्यू का कॉन्सेप्ट दिया गया था किसके द्वारा? स्टर्न के द्वारा। और उसके बाद इसको फर्दर रिवाइज किया गया था कब? 1916 में। और 1960 में क्या दिया गया था? आईक्यू का जो है फॉर्मूला दिया गया था। और ये किसने दिया था? टर्मन ने दिया था। तो आप इसको क्या है कैसे लाइन ड्रॉ करके याद रख सकते हैं कि कौन से ईयर में कौन सी चीज़ हुई थी और किसने क्या दिया था। ऐसे क्या है ये आपको इजीली याद रहेगा कि कौन सी चीज़ किसने दी थी और कब दी थी। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी जो भी हमने इसमें टॉपिक पढ़ा। और इससे रिलेटेड आप पास्ट में आपके जो भी डाउट रहे होंगे वो भी क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।